वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित कॉन्क्लेव में सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। करने के लिए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं एक ऐसे समाजसेवी, भारत माता के एक ऐसे सपूत जिनका पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना के लिए समर्पित रहा है। पूर्व राज्यपाल, और मुझे लगता है कि इस समारोह में उपस्थित जितने भी विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी आए हैं, वरिष्ठ जन आए हैं, उन सबके चिर परिचित चेहरे परम सम्माननीय श्री कल्लाज मिश्र जी, कार्यक्रम के संयोजक, प्रदेश के सह संयोजक, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री अनूप गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक श्री संदीप शाही जी, समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार जी और उपस्थित प्रदेश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, देश के व्यापक हित को ध्यान में रख करके इस संगोष्ठी में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यह संगोष्ठी यहां पर आयोजित की गई है, उसकी महत्ता जग जाहिर है। लोकतंत्र में चुनाव और जनता के द्वारा अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनना, उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है और यह अधिकार उसके लिए लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक भी है। यह लोकतंत्र की शोभा भी है, लोकतंत्र का सुदृढ़ होना इस देश से महत्वपूर्ण भी है। लेकिन जब चुनाव हर 6 महीने और हर वर्ष में होने लग जाएंगे, तो उसके प्रति जो आकर्षण होना चाहिए वह आकर्षण गायब हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है या जिसकी कार्य क्षमता थोड़ा कमजोर हुई है, थोड़ा डोज देकर के उसको मजबूत तो किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस डोज को लेकर के चाहेगा कि मैं और भी स्वस्थ होना चाहूंगा, तो मुझे लगता है कि वह स्वयं अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र में भी बार बार चुनाव ये जनता पर अनावश्यक बोझ डालता है, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है।
देश के अंदर विकास की संभावनाओं को बाधित करता है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और राजनीतिक अस्थिरता कभी भी उस देश की संप्रभुता संपन्न और विकसित देश के रूप में उसकी परिकल्पना को साकार करने में सहभागी नहीं बन सकता। बार बार का इलेक्शन वहां की जीडीपी को प्रभावित करता है, विकास दर को रोकता है। विकास के लिए चालू योजनाओं में बैरियर का काम करता है और लोकतंत्र के प्रति लोगों के आकर्षण को भी कम करने का कार्य करता है। कोई पक्ष इससे लाभान्वित नहीं होता सिवाय कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाले लोकतंत्र विरोधी तत्वों को इसका लाभ उठाना पड़ता है। उनके लिए एक अवसर होता है। अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के लिए, जो नहीं चाहते कि राष्ट्र स्थिर हो, क्योंकि कोई स्थिर सरकार जब दे रहा है तो विकास की एक नई रोड मैप के साथ उसको तेजी के साथ आगे बढ़ा सकता है। वह सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर सकता है, नीतियां बना करके समग्र विकास की रूपरेखा को तैयार करते हुए समाज के प्रत्येक तबके के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता होगी तो नीतिगत फैसलों को लेने के लिए उसके पास आवश्यक समर्थन का अभाव होगा। रोड मैप बनाने के लिए लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आते रहेंगे। सुरक्षा के लिए कार्य करने के लिए जो ठोस और सुदृढ़ कदम उठाने चाहिए वह उठाने में बाधा होगी और वैसे ही बाधा होगी जैसे 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हम सब देख रहे थे। 2017 के पहले आपने उस उत्तर प्रदेश को देखा होगा जिसमें सरकार के समानांतर हर जनपद में एक नई सरकार संचालित होती थी। वे प्रदेश और देश का कानून नहीं मानते थे। उन पर देश के किसी संवैधानिक सत्ता का प्रोटोकॉल का उल्लंघन उनके लिए चुटकी भरा खेल था। संसाधनों पर लूट खसोट करना उनका विशेष अधिकार हो गया था। उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था और इस प्रकार की माफिया प्रवृत्ति जब भी पनपेगी तो उस अराजकता का शिकार व्यक्ति आएगा, समाज बनेगा और अंततः पूरी व्यवस्था उससे पथभ्रष्ट होगी और लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। राजनीतिक स्थिरता कैसे विकास को आगे बढ़ा सकती है? उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में अगर एक स्थिर सरकार नहीं होती तो उत्तर प्रदेश को हम आज देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित नहीं कर पाते। याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही थी। जब ये देश आजाद हुआ था उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था,
लेकिन 2017 तक आते आते उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था रह गया। अस्थिरता का आलम यह था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कब कौन सरकार पलट जाए, कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं था। कब कौन पलटी मार जाए, यह भी भरोसा नहीं था। और हर जनपद में एक बड़ा माफिया पैदा करके उसको वहां पर लूट खसोट करने, अराजकता पैदा करने, गुंडागर्दी करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई थी। ये राजनीतिक अस्थिरता और बार बार चुनावों का दुष्परिणाम है, जिसमें ये माफिया राज पनपा है। प्रदेश के संसाधनों में लूट खसोट हुई है, अराजकता फैली है, विकास बाधित हुआ है, हर एक क्षेत्र में विकास बाधित हुआ है। और उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। जो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ था वही देश के साथ भी हुआ था। 2014 के पहले देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। दुनिया के अंदर विश्वास का संकट, देश के अंदर विश्वास का संकट, दुनिया के अंदर पहचान का संकट। और यह लगातार जो अस्थिरता, जब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था, कितना कमजोर था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में हो, यह तब संभव हो पाया जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी को पहला कार्यकाल अस्थिर मिला, दूसरा कार्यकाल भी मिली जुली गठबंधन की सरकारों के साथ मिलकर के कैसे उन्होंने चलाया, या उनकी कौशलता का ही वो परिचय था, अनुभव और कौशलता का ही परिचय था कि वो लेकर के चले गए। लेकिन जिस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से देश को गुजरना पड़ा, आखिर उसका खामियाजा देश के सामने पहचान का संकट के रूप में और देश के अंदर व्यापक अविश्वास के रूप में सरकारों को भी और देशवासियों को भी भुगतना पड़ा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दुनिया के सामने भारत अपनी पहचान बना रहा है और देश के सामने उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान। दुनिया की जो देश 1947 से लेकर 2014 तक दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था, मात्र 10 वर्ष में वह भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और अगले 2 वर्ष में वह दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश जो 7वीं अर्थव्यवस्था था, वह आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा विकास दर के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया है। देखिए, राजनीतिक स्थिरता, अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी नहीं होता और माफिया मुक्त भी नहीं होता। यह तब संभव हुआ है जब एक स्थिरता के दौर से हम लोग गुजरे हैं, और उस स्थिरता के कारण यद्यपि हमें भी समय समय पे इलेक्शन का सामना करना पड़ा। हर वर्ष कोई एक नया इलेक्शन आता है, कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, कभी नगर निकाय का, कभी पंचायतों का, कभी एमएलसी का, और कभी कोई अन्य बाई इलेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। ये लगातार आते हैं, और इन सभी, क्योंकि जब भी एक इलेक्शन होता है,
खासतौर पर जब जनरल इलेक्शन होते हैं, अलग अलग होते हैं, विधानसभा लोकसभा के, पंचायतों के या नगर निकायों के, बड़े पैमाने पर जब एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं, आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग लागू कर देता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए तो भारत निर्वाचन आयोग लगाता है, नगर निकाय और पंचायती चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। और अधिसूचना जारी होता है तो मान के चलिए कि 3 महीने तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। विकास के कार्य जहां के तहां ठप पड़े रह जाते हैं। कोई सरकारी दौरे नहीं हो सकते। प्रशासनिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रण उस समय ना के बराबर रहता है। इलेक्शन कमीशन उस समय प्रशासन को अपने अनुसार इलेक्शन की ड्यूटी को संचालित करने के लिए लगाता है। अब अनुमान करिए कि जो राज्य या जो देश हर एक वर्ष में इलेक्शन का सामना करता होगा और एक वर्ष में 3 महीने इलेक्शन में उसके खर्च हो जाते होंगे। 3 महीने इलेक्शन में खर्च हो गए, 2 महीने पर्व और त्योहारों में खर्च हो गए। बाकी कभी सर्दी पड़ गई, कभी गर्मी पड़ गई, कभी अन्य कारणों से कोई आपदा के कारण बाधित हुआ, 1 महीना हो गया, तो उसके पास कार्य करने के लिए 6 महीने भी नहीं बचेंगे। क्या उन 6 महीनों में कोई रिजल्ट दे पाएगा? और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा 2019 में जब उन्होंने राष्ट्र को समर्पित की, तो उस समय उन्होंने केवड़िया में इस बात की घोषणा की थी कि देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने उस समय देशवासियों के सामने इसको एक मुद्दा दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस पर सदैव जोर दिया था। राजनीतिक स्थिरता सुशासन की पहली शर्त है, सुरक्षा की पहली शर्त है, विकास की पहली शर्त है। और उस राजनीतिक स्थिरता के लिए बार बार के इलेक्शन न हो, इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ना हुआ हो। पहला आम चुनाव स्वतंत्र भारत में 1952 में होता है। लोकसभा और विधानसभा के पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव हुए। कमोवेश ये इलेक्शन एक साथ 1952 से 1957, 1957 से 1962, 1962 से फिर 1967, ये एक साथ चुनाव होते रहे। लेकिन 1967 के बाद जब कांग्रेस में कूटन शुरू हुई और कांग्रेस स्वयं अपने आंतरिक मतभेदों के कारण अस्थिरता के दौर से गुजरती हुई दिखाई दी, तो उसने उस अस्थिरता का शिकार देश को बनाया और फिर देश के अंदर अलग अलग राज्यों में सरकारों को भंग करना, कहीं इलेक्शन कराना, कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू करना, और उस दौर के साथ देश गुजरता आगे बढ़ता गया। 1980 के दशक में भी मुद्दा उठा था कि नहीं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था, वो चीजें आगे नहीं चल पाई। और आज स्वर्गीय अटल जी के ही उन भावों को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उस समिति ने अपनी सिफारिशें देश को की है। व्यापक जन जागरण के माध्यम से लोगों की चेतना को जागरूक करना, क्योंकि वोटिंग तो जनता जनार्दन को करना है।
लोकतंत्र आकर्षण का केंद्र बना रहे, लोकतंत्र के प्रति लोगों की श्रद्धा का भाव बना रहे, देश में एक स्थिर सरकार आए, 5 वर्ष का उसका टेन्योर हो, काम करने का एक पूरा अवसर उसे प्राप्त हो, और इस दौरान राजनीतिक अस्थिरता और खरीद फरोख्त को पूरी तरह लगाम लगाया जा सके। इस दृष्टि से जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी तो अब उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित होना एक सराहनीय प्रयास है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर वर्तमान में अभी भी कुछ राज्य हैं जहां पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ चुनाव हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश उसका उदाहरण, उड़ीसा उसका उदाहरण है, अरुणाचल प्रदेश उसका उदाहरण है, और वो इस सिक्किम भी उसी तर्ज पर आगे गया। अन्य राज्यों के लिए भी इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाना, लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनावों को संपन्न करना, इन्हीं भावों के साथ जनता जनार्दन के सुझावों को देश की राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से इस पे व्यापक चर्चा संसद में होगी, विधानमंडलों में होगी, और उस भाव के साथ उन अमूल्य सुझावों को उसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा कहां पे बनाया जा सकता है। समिति ने इसके लिए अलग अलग फोरम के साथ चर्चा की, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की, अनेक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने इस संबंध में दिए हैं, और उन सभी सुझावों को लेकर के आज जब देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है, तब हम लोग भी आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी लखनऊ में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आज यहां पे खड़े हैं कि इस देश के अंदर व्यापक हित में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के इस भाव को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। जब आज उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अभी से तय होगा, एक रोड मैप तैयार होगा, रोड मैप तैयार होने के बाद यह तय होगा कि कैसे 2034 तक आते आते, जब लोकसभा का इलेक्शन 2034 में होगा, जनरल इलेक्शन 2034 में होगा, उस दौरान कुछ विधान मंडलों के विधानसभाओं के किसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, किसी का घटाना पड़ेगा, और उस भाव के साथ एक साथ पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन मूर्त रूप ले सके, उसके लिए एक व्यापक जनमत को जागरूक करने के लिए हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं। हम सबको भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। अभी से लोगों को बताना पड़ेगा। एक बार के इलेक्शन में आप सोचिए, जो काम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होकर के जितना पैसा बचाया जा सकता है, अगर जब विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, कहते हैं कि देश की जीडीपी पर उसका असर पड़ता है 1.5% का, यानी 3-3.5 लाख करोड़ से लेकर के 4-4.5 लाख करोड़ तक का एक अतिरिक्त बोझ देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आप सोचिए, इतना पैसा बहुत सारे राज्यों की वार्षिक बजट भी नहीं है। यह पैसा जो केवल इलेक्शन पे खर्च हो रहा है या जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, ये 3.5 से लेकर के 4.5 लाख करोड़ की धनराशि जो चुनाव पे खर्च होता है या जिसके कारण विकास बाधित होता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, अगर यह अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना रहे, विकास के कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कठिनाई नहीं, वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। इस पैसे का उपयोग विकास के कार्यों के लिए किया जा सकता है। अस्थिरता का दौर समाप्त होगा,
मध्यावधि जो चुनाव होते हैं उनके शेड्यूल तय हो जाएंगे। कोई भी मध्यावधि चुनाव अब बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा। यह भी तय हो सकता है कि अगर मध्यावधि चुनाव और जनरल इलेक्शन के बीच में बहुत कम समय है, जैसे कि आज के दिन पे होता है कि 1 वर्ष से कम का समय होता है, तो वहां पे कोई बाई इलेक्शन नहीं होता। अब जनरल इलेक्शन के साथ ही वहां पर कोई एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। जनरल इलेक्शन के साथ ही चुनाव होते हैं। ऐसे ही कोई ना कोई बात उसके साथ जुड़ेगी और उन बातों के साथ जनता जनार्दन के क्या सुझाव होंगे, अलग अलग पक्षों के क्या सुझाव और आते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के इस पर व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के फोरम के माध्यम से जन जागरण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मित्रों, इस देश की आवश्यकता है। याद रखना, इन मुद्दों पर वे लोग प्रखरता के साथ सामने आ सकते हैं जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, जिनके लिए स्वयं का स्वार्थ ही प्रथम भाव रखता है। उन लोगों के लिए मुद्दे कोई मायने नहीं रखेंगे, लेकिन जिनके लिए देश ही सर्वोपरि है, उन लोगों के लिए इसका एक मायने है। और मुझे लगता है हर भारतवासी इस मुद्दे का समर्थन करेगा, क्योंकि वह भी नहीं चाहता कि बार बार इलेक्शन से उसका विकास बाधित हो, बार बार इलेक्शन से लोक कल्याणकारी योजनाएं बाधित हो और स्थिरता का दौर गुजरे, फिर से वापस आए। इस प्रकार का कोई नहीं चाहता। और इसी भाव के साथ यह कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के अंदर वर्तमान में जिस प्रकार का वातावरण बना है, आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं, लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। और यह विश्वास नहीं तो क्या, आपने अभी हाल ही में इसी वर्ष 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन को देखा है। कुंभ के आयोजन हजारों वर्षों की हमारी विरासत का प्रतीक है। हजारों वर्षों से आयोजन होते रहे, लेकिन कैसा बना दिया था उस आयोजन को? पिछली सरकारों के लिए आयोजन कोई मायने नहीं रखते थे, क्योंकि उनका एजेंडा ही कुछ और था। ये आयोजनों के पीछे उनको इन आयोजनों को बहुत संकीर्ण दायरे में रख करके उन्होंने कैद करने का प्रयास किया था और इसलिए कोई सुविधा नहीं देते थे। वहां पे स्वच्छता का वातावरण हो, दिव्य और भव्य कुंभ हो, इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं हो, उन्हें हम आयोजन के बारे में सही तरीके से बता सकें और इसे विरासत के साथ जोड़ करके भारत गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर सकें, ये कभी प्रयास नहीं हुआ। अगर उन्होंने अपने एजेंडा का हिस्सा बना करके इसको इस रूप में प्रस्तुत किया होता तो संभवतः 2007 में भी और 2013 में भी कुंभ का आयोजन इसी भव्यता के साथ हमें देखने को मिलते जैसे 2019 में और 2025 में हम सबको देखने को मिला है। आप कल्पना करिए, 2013 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन था और प्रयागराज कुंभ में उस समय कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। कुंभ में अव्यवस्था और गंदगी का आलम यह था कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, गंदगी देख करके बड़ी निराशाजनक ढंग से उन्होंने टिप्पणी की, क्या यही गंगा है, और दूर से ही प्रणाम करके चले गए। और 2019 में भी और 2025 में भी आपने देखा होगा प्रयागराज महाकुंभ के साथ
देश और दुनिया का कोई भी ऐसा भारतीय नहीं रहा होगा जो प्रत्यक्ष रूप से भी प्रयागराज में आया और जो नहीं आ पाया, और प्रत्यक्ष रूप से उसकी भावनाएं प्रयागराज के साथ जुड़ी हुई। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों का प्रयागराज की धरती पर आना, यह लोकतंत्र का ही सबसे बड़ा एक प्रकार का महोत्सव जैसा आयोजन हो गया, जिसके प्रति आम जन का भाव इस कदर जुड़ा कि जो आया वो अभिभूत होकर के गया, जो नहीं आ पाया उसके सामने पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और यह तब हुआ जब हम लोगों ने, भारतवासियों ने इसको अपने विरासत के साथ जोड़ा। हर भारतवासी ने कहा कि नहीं, आयोजन अच्छा है, हमारा है। विपक्षी जितना दुष्प्रचार करते थे, पब्लिक उतना ही रिएक्ट करके प्रयागराज पहुंचती थी, उतनी ही प्रतिक्रिया में प्रयागराज पहुंचते थे कि अब तो मुझे जाना ही जाना है, चाहे कितनी भी असुविधा क्यों न हो। और वहां पर जब भी वह त्रिवेणी में डुबकी लगाता था तो वह अभिभूत होकर के दो शब्द अच्छे कह करके, हम देखते थे, बहुत बार मैं देखता था, लोग तमिलनाडु से आ रहे हैं, कर्नाटक से, केरल से, अरुणाचल से, मणिपुर से, त्रिपुरा से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, और बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे थे जो यूट्यूबर, जो विरोध करने के लिए वहां उतरे थे। लेकिन वो जब पूछते थे उन लोगों से कि देखिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, आप कहां से आए, वो कहते थे तमिलनाडु से या कर्नाटक से या केरल से या जिस भी राज्य से था, वो बोलता था मैं वहां से आया। देखिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। वो कहते कोई बात नहीं, हम तो त्रिवेणी स्नान करने के लिए आए। और कहते थे देखो सरकार को व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। और कहते थे नहीं नहीं, हम त्रिवेणी स्नान करने के लिए आए हैं। वो कहते, फिर यूट्यूबर कहता था देखो तुम्हें पैदल चलना पड़ रहा है, तो उसका जवाब होता था कि पुण्य मुझे प्राप्त करना है, ये मेरी साधना है, तुम्हें परेशानी क्यों? साधना मैं कर रहा हूं, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अरे जब डुबकी मुझे लगाना है तो साधना भी मुझे करनी पड़ेगी, और इसलिए मैं उसी साधना का हिस्सा बनकर के एक साधक के रूप में मां गंगा के पास जा रहा हूं, मां त्रिवेणी के पास जा रहा हूं, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी जो दुष्प्रचार होंगे, जो लोग विरोध करेंगे, हर भारतवासी को जो लोकतंत्र का समर्थक है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार होने का समर्थक है, तो सबको उसको यही जवाब देना चाहिए कि भाई देश हमारा है, राजनीतिक स्थिरता हमारे लिए है, विकास हमारे लिए है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हमारे और आने वाली पीढ़ी के हित में मोदी जी कर रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन में तुम्हें परेशानी क्या है? यह जवाब उसको जरूर आप दीजिएगा। अगर आप देने में सफल होंगे और व्यापक जनमत के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस पे व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, अलग अलग पक्षों को लेकर के। ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा, और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे, और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, और उस पैसे का उपयोग देश के हित में, आम जन के हित में, गरीब कल्याण के लिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में उस पैसे का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। मैं आज के इस आयोजन के लिए श्री संदीप शाही जी को, श्री अनूप गुप्ता जी को और इस आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय कल्लाद जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।